गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्मी कल्चर के पार्ट 2 को। इस पार्ट 2 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अर्थवॉर्म्स के कल्चर के लिए किन किन आवश्यकताओं की, किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से फैक्टर अर्थवॉर्म के कल्चर को प्रभावित करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थवॉर्म्स की बाहरी आकारिकी क्या है, उसकी शारीरिक संरचना कैसे होती है। चलिए, इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस कल्चरिंग ऑफ अर्थवॉर्म। वर्मी कल्चर में हम अर्थवॉर्म को कल्चर में लेते हैं, तो इसके कल्चर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा फैक्टर है फूड, भोजन। भोजन अर्थवॉर्म के कल्चर के लिए, अर्थवॉर्म के पॉपुलेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, अर्थवॉर्म को स्थापित करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ना। तो अर्थवॉर्म को हम जब भोजन दें तो भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए देखते हैं, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए। तो अर्थवॉर्म चूंकि साइज में छोटा सा एक स्पीसीज है, ज़्यादा खाना खाता नहीं है, तो एक पर्याप्त मात्रा की जो ऑर्गेनिक रेसिड्यूज हैं उसी को वो खाता है, उतने की ही उसको ज़रूरत है ना। ज़्यादा भोजन की ज़रूरत नहीं होती है। क्वालिटी की अगर बात करें तो अर्थवॉर्म ऐसे भोजन को खाता है जिसमें C/N रेशियो है ना, C/N का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए मतलब क्या? इस अनुपात का कम होना मतलब उस ऑर्गेनिक रेसिड्यू में कार्बन कम होना चाहिए और नाइट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके उसका अनुपात जो होगा वो कम होगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि जिस भी फूड मटेरियल को वो खा रहा है उसमें कार्बन कम, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तब बोलेंगे क्वालिटेटिव फूड है। नेक्स्ट, ये जो भोजन है, इस भोजन की जगह कहाँ है ना। तो जो टॉप सॉइल ड्वेलर्स होते हैं, एपिजेइक अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को भोजन के रूप में लेते हैं, जबकि जो सब सरफेस ड्वेलर्स होते हैं, एंडोजेइक अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो सरफेस पर मौजूद जो रेसिड्यूज हैं उनको खाते हैं, है ना। अब देखिए, अभी अभी हमने बोला कि जिस मटेरियल को वो खा रहे हैं उस पर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बढ़ी हुई नाइट्रोजन की मात्रा अर्थवॉर्म के ग्रोथ, तीव्रता से ग्रोथ करने के लिए जरूरी होती है। साथ ही साथ अर्थवॉर्म के द्वारा जो कोकून का उत्पादन होना है उसकी मात्रा को भी बढ़ा देता है ना। अब देखिए, अर्थवॉर्म जो है वह जो फ्रेश ग्रीन मैटर होते हैं उसको इजीली नहीं खा पाते हैं, है ना। आप बोलेंगे कि हरी पत्तियों को खाओ, हरी पत्तियां को नहीं खाते हैं, वे ऐसी चीजों को खाते हों जिनको पहले से ही माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज किया जा चुका हो, है ना। अर्थवॉर्म फ्रेश वेस्ट को खाने से पहले उसको माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा जब सड़ाया गलाया जा चुका हो, ऐसी चीजों को अर्थवॉर्म खाते हैं, है ना। नेक्स्ट, C/N का जो रेशियो है, ये अर्थवॉर्म के पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल फैक्टर साबित होता है ना। जहां मान लीजिए C/N का जो रेशियो है हमको चाहिए क्या, कम होना चाहिए, है ना। अब लेते हैं कि C/N का रेशियो अगर मान लीजिए उस भोजन में बढ़ गया, जिस भोजन को केंचुआ खा रहा है, तो क्या होता है, केंचुए का जो टिश्यू प्रोडक्शन है ना, उसके लिए जो प्रॉपर नाइट्रोजन मिलना चाहिए वो नाइट्रोजन उसको मिल नहीं पाता। ठीक है, ये देखिए, अभी अभी हमने कहा कि जो रेशियो है C/N का रेशियो, ये ऐसा होना चाहिए।
अब बोल रहे हैं C/N का रेशियो, मान लेते हैं, कंडीशन रखते हैं C/N का रेशियो जो है वो ज्यादा हो गया। क्या हो गया? हाई हो गया। अब हाई हो गया मतलब क्या कि C कार्बन का जो मात्रा है वो बढ़ गया और नाइट्रोजन का मात्रा जो है वह कम हो गया, है ना। इस सिचुएशन में अगर देखें तो कार्बन की मात्रा बढ़ गई और नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई। तो इस सिचुएशन में केंचुए का जो टिश्यू का प्रोडक्शन होना, उसके लिए इनफ मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा। उसको डिफिकल्टीज होगी उस भोजन से नाइट्रोजन को निकालने में। और ऐसे सिचुएशन पे अर्थवॉर्म्स सरवाइव नहीं कर पाते। अर्थवॉर्म्स ढूंढते हैं ऐसी जगहों को जहां पे जिस मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम हो, उस जगह को वो ढूंढेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है अगर कार्बन बटा नाइट्रोजन का रेशियो हाई हो तो। सेकेंड हमारा जो फैक्टर है वो है मॉइस्चर, नमी, है ना। मिट्टी में या उस मटेरियल में क्या होना चाहिए? 50% के लगभग मॉइस्चर जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। और यह मेंटेनेंस माइक्रोबियल एक्टिविटीज के मतलब मेंटेनेंस की वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा हो जाती है और फूड मैटर को इजीली वो खा भी पाते हैं। ज्यादा पानी की मात्रा बढ़ गई तो एनारोबिक कंडीशन आ जाता है, अवायवीय स्थिति आ जाती है ना, जिसके कारण जो पीएच है वो पीएच घट जाता है, पीएच लो हो जाता है। और पीएच का लो होना मतलब एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाना, अम्लीय माध्यम बन जाएगा। और इस अम्लीय माध्यम पे केंचुआ का जो प्रोडक्टिविटी होता है वह कम हो जाता है। साथ ही साथ केंचुआ माइग्रेट भी कर जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम यहाँ भी क्रिएट हो जाता है कि ज्यादा हमको नमी भी नहीं रखना है ना। नेक्स्ट, सॉइल मॉइस्चर भी बहुत जरूरी है, मिट्टी की नमी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थवॉर्म्स जो है वो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उनको नम मिट्टी की जरूरत होती है। और मिट्टी नम भी है, लेकिन हम ऊपर से अगर ग्राउंड कवर नहीं करें। नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड कवर भी होना जरूरी है। हम किसी खूंटी से, हम किसी ऐसे नेट लगा करके हम उसको कवर कर दें ताकि जो नमी है ना, वो नमी बाहर ना निकले, इवापोरेट ना हो सके, भाप के रूप में निकल ना सके, है ना। नेक्स्ट, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है मींस ह्यूमस जो है वह भी मिट्टी में नमी को बरकरार रखता है। अगला तीसरा हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेंज जो है ऑर्गेनिक मटेरियल में अर्थवॉर्म को एक्टिव रखने के लिए लगभग 32 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में देखें तो 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इससे टेम्परेचर ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो केंचुआ मर जाएंगे, और टेम्परेचर अगर बहुत कम हो गया मीन्स फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर अर्थवॉर्म का पॉपुलेशन धीरे 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 खत्म हो जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे टेम्परेचर बढ़े चाहे टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, तो केंचुआ मर जाएंगे, है ना। और यह जो एक एवरेज टेम्परेचर है, यह टेम्परेचर अर्थवॉर्म के मेटाबॉलिज्म को, अर्थवॉर्म के ग्रोथ को, अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। जिस मिट्टी में केंचुए हैं वो मिट्टी अगर सूर्य की रोशनी में एक्सपोज हो रहा है तो मॉइस्चर, नमी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, और नमी खत्म हो गई तो अर्थवॉर्म्स की कमी लगी, अर्थवॉर्म मर जाएंगे। ये जो अर्थवॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं? ये अर्थवॉर्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा, है ना, वो जो पचा रहे हैं, चीजों को खा रहे हैं, उन मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट के द्वारा अपने चारों ओर के जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर हैं उसकी तुलना में अपने बॉडी टेम्परेचर को लो में मेंटेन कर लेते हैं। मतलब बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर
है ना, बढ़ा हुआ भी हो, तो अपने मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट के द्वारा अपने बॉडी टेम्परेचर को वो लो करके उस इन्वायरमेंट में अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, लाइट। अगला हमारा फैक्टर है लाइट। अर्थवॉर्म प्रकाश के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं ये लाइट को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, है ना। तो ये अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, जिस साइड से एकदम तेज लाइट आ रही हो उस तेज लाइट को ये अवॉइड करते हैं, तेज प्रकाश से दूर भागते हैं ये, अर्थात ये फोटोफोबिक हैं। फोटोफोबिक मीन्स फोटो मतलब लाइट, फोटोन, और फोबिक मतलब दूर भागना। तो मोस्टली जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये फोटो निगेटिव होते हैं, अर्थात तेज प्रकाश से दूर भागते हैं, और फोटो पॉजिटिव होते हैं मतलब ये धीमी प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तो मोस्टली जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो फोटो निगेटिव होते हैं, ये याद रखिएगा। कुछ एक स्पीसीज होंगे जो फोटो पॉजिटिव होंगे, और जो बिल बना करके रहते हैं, एनेकिक्स रहते हैं, है ना, बिल बना करके जमीन के अंदर जो रहते हैं, ये कभी कभी अर्थात मतलब नाइट के टाइम पर ये सरफेस पर आते हैं, दिन में कभी भी ये सरफेस पर नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है पीएच। अर्थवॉर्म पीएच में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसके प्रति भी ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जनरली ये उदासीन मीडियम को प्रिफर करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कभी पीएच जो है 6 से नीचे हो गया, अर्थात एसिडिक नेचर हो गया, तो अर्थवॉर्म्स को सरवाइव करने में प्रॉब्लम होता है। या तो अर्थवॉर्म्स वहां से चले जाएंगे या तो अर्थवॉर्म्स मर जाएंगे, है ना। पीएच भी एक मेन फैक्टर है। अगला है सॉइल का स्ट्रक्चर, मिट्टी की संरचना कैसी है, उसमें हम पहले देखेंगे टेक्सचर। मिट्टी सिल्टी होना चाहिए, सिल्टी मतलब रेतीला, भुरभुरा, ताकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, है ना। तो सिल्टी सॉइल अर्थवॉर्म के कल्चर के लिए एक आइडियल सॉइल माना जाता है। साथ ही साथ उस मिट्टी में पोर साइज भी होना चाहिए, पोरस होना चाहिए मिट्टी को, ताकि जो अर्थवॉर्म्स है मिट्टी के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो। वो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। पोर साइज होगा मिट्टी का तभी जाके केंचुआ जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव कर सकते हैं, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, प्रीडेटर्स। अर्थवॉर्म एक ऐसी स्पीसीज है जिसको बहुत सारे स्पीसीज जैसे बर्ड्स, एंट्स, टोड्स, सैलामेंडर्स, स्नैक्स, मोल्स, कैट्स, रैट, डॉग एक्सेट्रा, है ना, ये जितने भी स्पीसीज हैं, चींटी, आपका चिड़िया, सैलामेंडर, टोड, सांप, छछूंदर, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ये सब क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में खाते हैं। जनरली अगर हम मोल्स की बात करें, छछूंदर की, तो मोल्स क्या करते हैं, केंचुओं को, है ना, पकड़ते हैं। 3 से 5 जो उसके अग्र सिरे के सेगमेंट्स होते हैं उतना को वो काटेंगे और पकड़ करके उसके लोकोमोशन को, उसके गति को वो रोक देते हैं। और जब वो लोकोमोट नहीं कर पाता तब उसको अपने बिल में डाल लेते हैं। ये उनका उसको पकड़ने का और खाने का तरीका है। और भी बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जो अर्थवॉर्म्स को खाते हैं, जैसे कि फ्लैटवॉर्म, चपटा कृमि, सेंटीपेड्स, स्टेफाइलिनिड, बीटल्स, ये भी केंचुआ को अपने भोजन के तौर पे खाते हैं। लास्ट है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में सॉइल एयरेशन आता है ना। जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो एग्रीगेट होकर के एयर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, ड्रेनेज को इम्प्रूव करते हैं, इनफिल्ट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो सॉइल एयरेशन भी एक फैक्टर है अर्थवॉर्म के कल्चर के लिए। देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म।
अर्थवर्म का बाहरी आकारिकी कैसा होता है? इसमें सबसे पहले देखेंगे शेप एंड साइज। अर्थवर्म एक बाइसिमेट्रिकल एनिमल है। बाइसिमेट्रिकल एनिमल मीन्स जिनका मिरर इमेज बनते हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, है ना। बॉडी सिलेंड्रिकली इलोंगेटेड होता है, फ्रंट साइड इनका नुकीला और पीछे का साइड इनका थोड़ा सा ब्लंट होता है, और शुरुआत के सिरे के पीछे की अगर हम देखें, है ना, एंटीरियर एंड के पीछे की भाग की बात करें तो मोटा होता है। केंचुआ बिल बनाने के लिए बहुत अच्छे अनुकूलित होते हैं। एक मैच्योर अर्थवर्म को अगर हम मेजर करें तो उसकी लंबाई 150 मिलीमीटर लगभग होती है और उसकी चौड़ाई 3 से 5 मिलीमीटर होती है। केंचुए के कलर को देखें तो केंचुआ का जो कलर होता है वो डीप ब्राउन या क्ले कलर का होता है। वेंट्रल सरफेस की तुलना में केंचुए का जो डॉर्सल सरफेस होता है वो थोड़ा गहरा होता है ना। और इसके बीचों बीच केंचुए के डॉर्सल सरफेस पर आप अगर देखें तो बीचों बीच एक लाइन गई होती है जिसे मीडियन लाइन कहते हैं। यह मीडियन लाइन डॉर्सल ब्लड वेसल्स के कारण, जो आपको स्किन से आसानी से दिखाई दे देगा, है ना, तो डॉर्सल ब्लड वेसल के कारण इनका मीडियन लाइन डार्क कलर का दिखाई देता है। अर्थवर्म का जो ब्राउन कलर होता है वो पोरफायरिन पिगमेंट के कारण होता है, और यह पोरफायरिन पिगमेंट इसके बॉडी वॉल में पाया जाता है। साथ ही साथ इसको कलर देने के साथ साथ ये जो ब्राइट या स्ट्रॉन्ग लाइट होता है, तेज प्रकाश होता है, उससे इसकी बॉडी को बचाता भी है पोरफायरिन पिगमेंट। 14 से 16 सेगमेंट पर एक गर्डल लाइक, है ना, एक बैंड के समान संरचना होती है, ग्लैंड्यूलर संरचना होती है जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। ये आपको आसानी से बाहर से देखते ही आपको पता चल जाएगा ये क्लाइटेलम है, क्योंकि वो एक बैंड लाइक, एक डार्क कलर का बैंड लाइक आपको नजर आ जाएगा। ये एस आकार की संरचना है। इस एस आकार में एक ऊपर नेक होगा, बीच में फुली हुई पार्ट होगी जिसको नोड्यूलस, और नीचे बेस कहेंगे। ठीक है। यह जो सिटी है लगभग स्किन के ऊपर 1/3 भाग इसका स्किन के ऊपर बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अब एक नोट पॉइंट है, ठीक है, इसमें हम सिटी के अरेंजमेंट की बात करेंगे। 2 प्रकार का अरेंजमेंट होता है सिटी का। पहला, प्रत्येक सेगमेंट पर अगर सिटी छल्ले के रूप में है, यहां से स्टार्ट हुआ सिटी और इधर खत्म हुआ, ये ऐसे करके ये सिटी जो है अगर छल्ले के रूप में पाई जा रही है, रिंग के रूप में पाई जा रही है, तो इसको बोलते हैं पेरिकिटनी अरेंजमेंट। जब छल्ले के रूप में है तो क्या बोलेंगे उसको? पेरिकिटनी अरेंजमेंट, जैसे ये पाया जाता है फेरेटिमा में। दूसरा अरेंजमेंट होता है लुम्ब्रिकिनी या ऑक्टाकिटनी अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में क्या होता है, सिटी 2-2 जोड़ी में प्रत्येक सेगमेंट में प्रत्येक साइड पर 2-2 जोड़ी में पाया जाएगा। जहां जोड़ियों में पाए जाएं, है ना, प्रत्येक सेगमेंट पर 2-2 के सेट में 2-2 के जोड़ी में पाए जा रहे हो तो उसको हम लुम्ब्रिकिनी या ऑक्टाकिटनी अरेंजमेंट कहेंगे। और ये पाया जाता है यूटिफियस में, यूरोपियन अर्थवर्म जिसको लुम्ब्रिकस कहते हैं उसमें, इनमें पाया जाता है। थर्ड अगला स्ट्रक्चर है हमारा अपर्चर। अपर्चर में देखते हैं अर्थवर्म के शरीर पर बहुत सारे अपर्चर्स या छिद्र होते हैं, जिसमें पहला है माउथ। शरीर के अग्रभाग पर, है ना, माउथ पाया जाता है, क्रिसेंट्रिक टर्मिनल माउथ पाया जाता है, जो कि पेरिस्टोमियम के द्वारा घिरा हुआ होता है और प्रोस्टोमियम के द्वारा लटका हुआ होता है। दूसरा, शरीर के अंतिम सिरे पर एनस या गुदाद्वार पाया जाता है, एक वर्टिकल छिद्र होता है। नेक्स्ट, फीमेल जेनिटल पोर। क्लाइटेलम रीजन में जो 14 सेगमेंट का जो वेंट्रल सरफेस होता है, याद रखना किस किस सेगमेंट पे, क्लाइटेलम 14 से 16 तक होता है, तो क्लाइटेलम रीजन का जो 14 सेगमेंट होता है, इसके वेंट्रल सरफेस पर एक मीडियन
अपर्चर एक बीच में छिद्र पाया जाता है ओविडक्ट का, जिसको हम फीमेल जेनिटल पोर कहते हैं, जहां से उसका ओवर रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। नेक्स्ट मेल जेनिटल पोर 18वें सेगमेंट पर, है ना, 18वें सेगमेंट के दोनों ओर एक एक, क्योंकि एक जोड़ी होता है मेल जेनिटल पोर, एक पेयर होता है। 18वें सेगमेंट के दोनों ओर एक एक की संख्या में ये छिद्र बाहर की ओर खुलते हैं, जिसे प्रोस्टेटिक या स्पर्मेटिक डक्ट्स बाहर की ओर खुलते हैं, जिसे मेल जेनिटल पोर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अपर्चर है स्पर्माथिकल पोर्स। ये स्पर्माथिकल पोर 4 जोड़ी में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? तो 5 से 6 सेगमेंट के बीच, 6 और 7 सेगमेंट के बीच, 7 और 8 सेगमेंट के बीच, और 8 और 9 सेगमेंट के बीच। 4 पेयर्स ये प्रत्येक साइड में एक एक पाए जाते हैं, है ना। वेंट्रोलैटरल पोजीशन पर दोनों साइड एक एक की संख्या में ये हर सेगमेंट में 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 9 के बीच ये पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा अपर्चर है नेफ्रिडियोपोर। पहले के 2 सेगमेंट को छोड़कर, ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले के 2 सेगमेंट को छोड़कर बॉडी के हर एक सेगमेंट पर, बॉडी के हर सरफेस पर बहुत सारी संख्या में छोटे 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 इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया के छिद्र खुले होते हैं, उसे हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर्स, जिसके द्वारा वे अपने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं। नेक्स्ट हमारा अपर्चर है डोर्सल पोर्स, है ना। लास्ट ग्रुप को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, लास्ट ग्रुप को छोड़ करके 12वें सेगमेंट के पीछे, लास्ट को छोड़ दीजिए, 12वें सेगमेंट के पीछे जितने भी सेगमेंट हैं, है ना, हर एक सेगमेंट में एक छोटा सा सिलोमिक चैम्बर्स बाहर की ओर खुलता है, उसे हम कहते हैं डोर्सल पोर। ये मिड डोर्सल ही होता है ना, पूरी तरह से डोर्सल भी नहीं, मिड डोर्सल पोर्शन पर छोटे से छिद्र सिलोमिक चैम्बर के खुलते हैं, उसे हम डोर्सल पोर्स कहते हैं। अगला जेनिटल पैपिली, यह अगला स्ट्रक्चर है जेनिटल पैपिली। ये गोल संरचना में पाए जाते हैं, 2 जोड़ी में होते हैं, है ना, जोड़ी होगी 2। ये 2 जोड़ी कहाँ? एक जोड़ी 17वें सेगमेंट में और एक जोड़ी 19वें सेगमेंट पे होते हैं, ठीक है। और यह गोल आकार की 2 जोड़ी की जो संरचना है, ये वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है, ठीक है। प्रत्येक पैपिला जो है वह एक उथला कप लाइक खांच बनाता है ना, अर्थात एक जब कॉपुलेशन होता है, जब मैटिंग होती है, तो मैटिंग के लिए एक चूसक की भांति ये काम करता है जेनिटल पैपिल। ओके, तो ये है हमारा आज का पार्ट 2, जिसमें हमने अर्थवर्म का कल्चर के लिए किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, उसके बाद हमने देखा अर्थवर्म्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे पार्ट 3 में कि वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम लोग